हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन सीखेंगे और IUPAC सिस्टम का हम आज स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन से। तो कार्बन जो है उसकी केमिस्ट्री को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ कार्बन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन हैज़ वन यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज मतलब कार्बन के साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन बना सकती है। कार्बन कैटिनेट कर सकती है कार्बन के साथ साथ किस किस एलिमेंट से? ये हाइड्रोजन के साथ कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ कर सकती है, नाइट्रोजन के साथ कर सकती है, सल्फर के साथ कर सकती है, फॉस्फोरस के साथ कर सकती है, हैलोजेंस के साथ करती है। तो ये सभी कंपाउंड्स हैं जिनके साथ कार्बन जो है आपकी कंबाइन करती है और कोवलेंट बॉन्ड बनाती है और अपना लिंकेज जो है वो शो करती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो आपके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, कार्बन के बारे में हम जो एक चीज़ याद रखने वाले हैं इसके लिए वो है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। कार्बन की केमिस्ट्री में आपने हमेशा ये याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स जो है वो बनाती है। अब एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, sp2 होती है और sp3 हम जनरली स्टडी करते हैं। तो ये जो तीनों हाइब्रिडाइजेशन है ये कार्बन की हैं। कार्बन sp में भी मिल सकता है, sp2 में भी मिल सकता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी मिल सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंथैल्पी को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो हाइब्रिडाइजेशन influences the bond length, bond energy or you can say bond enthalpy and electronegativity। तो अब हम इस फैक्ट को लेकर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड एंथैल्पी से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपकी रिलेट कैसे होती है। चलिए सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं बॉन्ड लेंथ की टर्म में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ बॉन्ड लेंथ की टर्म में कि बॉन्ड लेंथ से हाइब्रिडाइजेशन का क्या आपका रिलेशनशिप है। अभी मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी sp3 भी है, sp2 भी है और sp भी है। ठीक है, तो जो sp3 होती है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में होते हैं सिंगल बॉन्ड, sp2 में होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और sp में होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 134 पिकोमीटर और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी होती है 120 पिकोमीटर। तो आप इस चीज़ से इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो sp3 में ज़्यादा है sp2 से और sp2 में ज़्यादा है sp से। तो इस तरीके से आपकी बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कंपाउंड्स में वेरी करती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो आपको इसके लिए एक चीज लर्न रखनी है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी
आप देखिए मैंने क्या लिखा है, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, दैट मीन्स ट्रेंड इज जस्ट रिवर्स, यानी कि आपका ट्रेंड क्या हो जाएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, आपकी हो जाएगी sp में सबसे ज़्यादा, और sp3 में क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, sp3 में सबसे कम, फिर sp2 में, और फिर sp में। क्यों? क्योंकि आपको पता है sp की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी सबसे शॉर्टर है, इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे हायर होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में क्या होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा, मोर एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो एस करेक्टर किसमें कितना होता है, अगर sp3 में कंपेयर करें, sp2 में कंपेयर करें, sp में कंपेयर करें, तो sp में होता है 50% एस करेक्टर, sp2 में होता है 33% एस करेक्टर, और sp3 में होता है 25% एस करेक्टर। दैट मीन्स जो इसका ट्रेंड है वो भी आपका सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला होता है। जितना एस करेक्टर ज़्यादा होता है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो आज आपने 3 चीज़ें पढ़ी। आपने पढ़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में, आपने पढ़ा यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, या बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं आप इसको। दिस इज द ट्रेंड फॉर बॉन्ड एंथैल्पी एंड दिस इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट इज फॉर बॉन्ड लेंथ, दूसरा है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी, और तीसरा ट्रेंड आपने स्टडी किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब आगे हम कुछ इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं जर्नल। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा कि इसके अंदर कितने आपके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको कंपाउंड क्या दिया गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसे खोल के अच्छा सा लिख लेना है। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके अंदर सिग्मा CC बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर सिग्मा CH बॉन्ड हो सकता है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, और इसके अंदर हो सकता है सिग्मा CC डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बॉन्ड। तो एक आपका है सिग्मा CC बॉन्ड, दूसरा है आपका सिग्मा CH बॉन्ड, और तीसरा है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड्स। अगर आपका डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि C और H के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड आपका है C और H के बीच में, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो C और C के बीच में है, यहाँ पर भी C और C के बीच में है, यहाँ पर भी C और C के बीच में है, यहाँ पर भी C और C के बीच में है। तो अभी हम पहले कौन से बॉन्ड्स निकाल रहे हैं, C और H के। तो एक बॉन्ड हो गया आपका यहाँ पर, दूसरा बॉन्ड हो गया ये,
तीसरा हुआ ये, चौथा हुआ ये, पांचवा हुआ ये और छठा हुआ ये। तो हाउ मेनी CH बॉन्ड्स आर देयर? 6। अब हम काउंट करते हैं यहां पर CC बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं। तो देखिए, एक आपका यहां पे होगा सिग्मा बॉन्ड CC के बीच में, एक यहां होगा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, एक यहां सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, एक यहां सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो अब ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए? दीज आर 4 इन नंबर। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक पाई यहां ऊपर होगा, एक पाई यहां नीचे होगा, एक पाई यहां होगा। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? 3 प्रेजेंट हैं। एक पाई बॉन्ड जो है वो आपका प्रेजेंट है डबल बॉन्ड में, ठीक है, और 2 पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये आपकी नोटेशंस होती हैं जिनसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को निकाल सकते हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई मॉइटी दे दी, तो आप बताइए उसमें sp है, sp2 है या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। Suppose the moiety given to you is CH3, CH, double bond, CH, C, ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपने क्या चीज लर्न रखनी है? अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो sp2 है, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp अगर होगा तो इस मॉइटी जो है वो लीनियर होती है। sp2 अगर होगा तो वो चीज जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है, और अगर sp3 है तो वो चीज टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अब इस चीज का आप निकालिए कि ये जो कार्बन एटम है इसके पास आपको किस तरह के दिख रहे हैं। आपको सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? ये मॉलिक्यूल हो गया sp3, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? sp2। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो गया? sp2। बट ये कार्बन एटम कैसा हो गया? यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये हो गया आपका sp। ठीक है, अब अगर आपको कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए HCH डबल बॉन्ड O, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें ये कार्बन एटम कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? तो आप क्या कहेंगे कि कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? sp2 का मैंने आपको बताया था, दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर। सेकेंड मॉइटी आपका हो गया। अब आप थर्ड मॉइटी देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया CH3F। तो अगर आप इसकी बॉन्डिंग देखें तो आप बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे? आप इसकी बॉन्डिंग ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो गया? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक और मॉइटी का एग्जाम्पल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया sp, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। ये आपका लीनियर शेप का हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड हो। आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएं लाइक दिस, आउट ऑफ फॉलोइंग which carbon marked with asterisk is
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपकी ऑप्शंस हैं CH3, CH2, CH2, CH3, this carbon atom. Second, CH3, CH double bond CH2, this carbon atom. Third one, CH3, CH2, C triple bond CH, this carbon atom, और CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आती है क्या आती है। अब ये CH2 है, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, इसके अंदर देखो आपको एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसके अंदर हो गई sp2। अब इसके अंदर कैसा दिख रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो sp इसके अंदर कैसी है, इसके अंदर जो स्टार है वो आपका सपोज इस पोजीशन पर है, तो आपका कैसा है, sp2। अब मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो sp होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, ये हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट थे आपके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर। अब हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशंस कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन में क्या होता है आपको पता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं। उसके बाद आप इनकी वैलेंसी पूरी कीजिए। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन लगा कर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर देना है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो जब हम फॉर्मूले को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमने इसकी सारी सैचुरेशन, अनसैचुरेशन सबको खोलकर लिखा है। परंतु अगर हम इस चीज को लिख दें C3H8 तो ये हो जाता है इसका कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये है इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, आप एक कार्बन और दूसरे कार्बन को इस तरह से शो करते हैं। बेसिकली ये क्या चीज है, ये आपका टर्मिनल है और ये आपका जो मिडल है CH2, ये आपका CH3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH2 है, ये आपका CH3 है। तो ये किसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गई, 1 2 3 4, यानी कि ये हो गई आपका ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन की अगर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन शो करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम एंड 3 कार्बन एटम। तो CH3, CH2, CH3, दिस इज, यानी कि दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ प्रोपेन। तो दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, दिस इज condensed structure formula and this is the complete structure formula of propane। अब अगर इसी बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमें प्रोपेन का प्रोपीन करना है तो आप एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो दिस मीन्स CH3 CH CH2, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली 1 प्रोपीन की 1 पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आप उसकी नोटेशन कैसे लिखते हैं, आप उसकी नोटेशन सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये थी आपकी कुछ रिप्रेजेंटेशन। चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग निकाल कर देखते हैं कि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन एक्सपेंड करके बतानी है कि आप उनको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टडी करते हैं। आपको एक्सपेंड करना है बॉन्ड लाइन नोटेशंस को। एक्सपेंड बॉन्ड लाइन नोटेशंस। फर्स्ट एग्जाम्पल आप स्टडी कीजिए। आपको एग्जाम्पल दिया है ये ऐसे OH ग्रुप और दिस। अब अगर आपको इसको एक्सपेंड करना हो तो आप एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे? देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन था, उसके बाद आपका था ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, फिर ये कार्बन, फिर ये आपका OH, दिस इज ऑल्सो कार्बन, दिस इज CH3। वैलेंसी पूरी कीजिए, H लगा देंगे, वैलेंसी पूरी कीजिए, H2 लगा देंगे, ठीक है। अब आपको इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर आप एक H लगाएंगे। तो इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH OH CH। This is the complete structural formula for this bond line notation. Although both are correct, but this is the complete structural formula for bond line notation. एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। दूसरा आपका एग्जाम्पल जो है वो क्या है? आपको इस स्ट्रक्चर को मुझे एक्सपेंड करके बताना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे CH3 C CH3 C CH3 CH3। और अगर मैंने इसको कह रखा है कि आप मुझे एक्सपेंड करके बताइए तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे H H H H H H 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से आपकी ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन से इसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो जनरल इंट्रोडक्शन के थे ये आपको समझ आए होंगे। कैटिनेशन क्या होती है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे रिलेटेड है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में काफ़ी अच्छा जो है जानकारी प्रोवाइड करती है। आपको बताती है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, कंपैरिजन आपको शो करती है। तो ये आपका था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी सिंपल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके दो तरह के हो सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं, आपके एसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे एसाइक्लिक की, फिर हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की। अब अगर हम एसाइक्लिक की बात करते हैं तो एसाइक्लिक में आपके दो तरह के कंपाउंड जो हैं वो पॉसिबल हैं। एक हो सकते हैं आपके स्ट्रेट चेन, ठीक है, दूसरे हो सकते हैं आपके ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन में तो जैसे आपका सिंपल एग्जांपल है एन ब्यूटेन, ठीक है। एन ब्यूटेन में क्या होता है? आप लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इसकी नेमिंग अभी हम आगे आपको डिटेल में सिखाने ही वाले हैं। बट अगर कार्बन की चेन बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसका नाम हम 4 कार्बन की है तो आप उसे ब्यूटेन कहते हैं। 10th में ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है।
तो ये आपका स्ट्रेट चेन एसाइक्लिक कंपाउंड है। ब्रांच चेन की अगर हम बात करें तो ये होता है CH3 CH CH3 आपका CH3। तो ये जो कंपाउंड है ये होता है आइसोब्यूटेन, ये आपका ब्रांच्ड है, तो ये आपका एसाइक्लिक है। इनको आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एसाइक्लिक को आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका किसका नॉमेनक्लेचर है, ये आपका नॉमेनक्लेचर है एसाइक्लिक कंपाउंड्स का। स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं ये आपके फर्दर दो तरह के होते हैं। ये आपके होते हैं होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक एज वेल एज हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक भी जो है ये आगे फर्दर आपके दो तरह के हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक भी जो है ये आपके दो तरह के हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक हैं ये आपके फर्दर दो तरह के हो जाते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। अब इसी चीज को हम साइक्लिक को आगे एक बार थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया साइक्लिक या क्लोज रिंग, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग अब बात करने वाले हैं साइक्लिक के बारे में। एसाइक्लिक में आपको बता चुकी हूँ, एन-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो मैंने इसमें आपको दो डिवीज़न कराई हैं मेनली। पहली है होमोसाइक्लिक, दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसमें सारा कुछ एक जैसा हो, यानी कि ओनली एंड ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये मैंने आपको बताई कि ये दो तरह की होती है, ये होती है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में आपके क्या कंपाउंड्स आ गए, एलिसाइक्लिक में आपके आ गया साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। आपके इस तरीके के कंपाउंड्स जो साइक्लिक हैं वो आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। ये साइक्लिक तो हैं बट ये एलिफेटिक हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक कैरेक्टर बियर नहीं करते, यानी कि 4n+2 जो हकल रूल है उसको फॉलो नहीं करते। अब जो एरोमेटिक है इसके अंदर भी आपके दो तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक हो सकते हैं बेंजीनॉइड और एक हो सकते हैं नॉन बेंजीनॉइड। जो आपके बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं ये भी आपके फर्दर दो तरह के हो सकते हैं, मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक, या आप कह सकते हैं ट्राईसाइक्लिक। अब मोनोसाइक्लिक का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन रिंग हो। मोनोसाइक्लिक का एग्जाम्पल आपका है बेंजीन रिंग, ठीक है। बाईसाइक्लिक का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन, जिसमें आपकी दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं एक दूसरे से। ट्राईसाइक्लिक में क्या हो जाएगा, एंथ्रासीन, जिसमें आपकी तीन फ्यूज रिंग होती हैं। अगर इसमें दो ही बनाएं तो इसका नाम हो जाएगा नेफ्थलीन। अगर सिर्फ इतना बनाऊं तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, नेफ्थलीन। बट अगर मैंने तीन फ्यूज रिंग बनाई तो ये क्या बन गया, एंथ्रासीन। ये आपने याद रखना है। नॉन बेंजीनॉइड में क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉन बेंजीनॉइड में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का, ठीक है। ये जो कैटायन है ये साइक्लिक है, ये एरोमेटिक भी है, बट इसमें कोई भी बेंजीन रिंग आपकी प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है किस चीज का, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक, सेकेंड इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं होते, एलिसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपकी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। एरोमेटिक आपके बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड दो तरह के होते हैं। बेंजीनॉइड जो है आपका, जो बेंजीनॉइड है इसके अंदर बेंजीन रिंग होगी। अगर एक ही रिंग है तो हम उसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक, अगर दो या दो से ज़्यादा रिंग है तो हम उन्हें बाईसाइक्लिक कहते हैं, अगर दो रिंग है ट्राईसाइक्लिक, अगर
आपकी 3 रिंग है। बाईसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया नेफ्थलीन, ट्राईसाइक्लिक का एग्जाम्पल हो गया एंथ्रासीन, और नॉन बेंजीनोइड का आपका एग्जाम्पल हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की। हेट्रोसाइक्लिक जो हैं आपके कंपाउंड्स, ये भी फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक में आपके कौन से कंपाउंड हो गए, जैसे आपका ये कंपाउंड CH2, अब यहां पर O आ गया, अब ये आपका होमोसाइक्लिक नहीं रहा, ये हेट्रोसाइक्लिक बन गया, जिसका नाम है ऑक्सीरेन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीरेन। अब एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक में आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे फ्यूरेन। फ्यूरेन में क्या होती है, ये आपका पेंटेन रिंग है और आपका यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, तो दिस इज फ्यूरान। फ्यूरान जो है वो आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें सभी कार्बन एटम ना होकर कोई दूसरा एटम भी आपका चेन में आ सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन आया तो ये फ्यूरान हो गया। अगर आपका मैं यहाँ पर सल्फर लगा दूं, सल्फर लगाने पे क्या हो जाएगा, थायोफीन। तो थायोफीन भी किसका एग्जाम्पल हो गया, थायोफीन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का आपका एग्जाम्पल हो जाता है। तो ब्रीफ में अगर हम इसको डिस्कस करें तो एरोमेटिक कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक, एक होते हैं साइक्लिक। साइक्लिक में आपके स्ट्रेट और ब्रांच पढ़े, एसाइक्लिक में आपने स्ट्रेट और ब्रांच पढ़े, साइक्लिक में आपने पढ़े होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी 2 तरह के पढ़े, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में पढ़े बेंजीनोइड, बेंजीनोइड में आपने पढ़ा मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक। नॉन बेंजीनोइड के भी आपने एग्जांपल्स देखे, जैसे साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन देखा था। हेट्रोसाइक्लिक आपके 2 तरह के थे, एलिफेटिक और आपके एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें आपने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल स्टडी किया, और जो आपके एरोमेटिक हैं उसके अंदर आपने फ्यूरान का एग्जाम्पल स्टडी किया, थायोफीन का एग्जाम्पल स्टडी किया। तो ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक जनरल क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था जो अब तक पढ़ा आपने, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ जनरल क्लासिफिकेशन आपको बताई, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे होते हैं। अब हम आज का मेन टॉपिक जो है, जो हमारा मेन IUPAC नॉमेनक्लेचर है, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये उठती है माइंड में कि इस IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ही आसान है, I फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड तो है नहीं कि उसका नाम सब याद कर लें और सब जगह वो हो। तो इनके नाम जो है कॉमन नेम्स ही बहुत फेमस है, जैसे सिट्रिक एसिड है तो उसका नाम सिट्रिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, तो जिसका ओरिजिन जहाँ हुआ उसका नाम हमने सिट्रिक एसिड रख दिया, बट उसका IUPAC नेम सिट्रिक एसिड नहीं होता। ठीक है, अब सारे लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ही तरह से बात कर सके, एक ही तरह से समझ सके कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर का होना बहुत ज़रूरी है, कुछ रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर सकें। तो आपके दोनों ही चीज़ें काफ़ी यूज़ में आती हैं, क्योंकि कुछ कॉमन नेम्स इतने ज़्यादा रिनाउंड है कि वो ऐसे पूछे जाते हैं, तो जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे कि ये कॉमन नेम्स आप लोगों को स्टडी करके रखने हैं। और बाकी जो है ऐसा है कि आपको IUPAC के तो सारे रूल्स जो है वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी ही। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी IUPAC नाम में आपकी 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीफिक्स, एक होता है आपका वर्ड रूट, और एक होता है आपका सफिक्स। ठीक है, अब जो प्रीफिक्स है
ये आपका दो तरह का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, जनरली केमिस्ट्री के अंदर प्राइमरी को 1 डिग्री और सेकेंडरी को 2 डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जहां पर भी लिखा हो आप इसको कंफ्यूज नहीं करें। ठीक है, तो प्राइमरी को प्राइमरी भी लिख सकते हैं और 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सफिक्स भी जो है वो आपकी प्राइमरी सफिक्स भी होती है और सफिक्स जो है वो आपकी सेकेंडरी सफिक्स भी होती है। ठीक है, तो आपकी एक तो वर्ड रूट है, एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स सभी के सभी भी हो सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक प्रीफिक्स हो, वर्ड रूट हो और इन दोनों सफिक्स में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। मतलब ये पांचों भी हो सकते हैं और तीन तो आपके होंगे ही होंगे। आपका प्रीफिक्स भी होगा कुछ ना कुछ, आपका वर्ड रूट भी होगा, आपका सफिक्स भी होगा। सिंपल से सिंपल भी अगर आप बात करें तो, या फिर सबसे सिंपलेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका वर्ड रूट और सफिक्स तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वर्ड रूट क्या होता है, ये सफिक्स क्या होता है और ये प्रीफिक्स क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ये वर्ड रूट चीज क्या है। वर्ड रूट, ठीक है, यानी कि कितने वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स कार्बन कंपाउंड्स में किसके होंगे, कार्बन के। तो आपने क्या याद रखना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे लंबी जो पॉसिबल बनती हो और जो कॉन्टिन्यूअस भी हो और जो कार्बन चेन हो, ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। अभी आपने सिर्फ इतना लर्न रखना है कि जो भी मॉइटी आपको दी गई है उसमें कितनी लंबी कार्बन चेन जो है वो प्रेजेंट है, जो कॉन्टिन्यूअस हो, जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहे हो अगर हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हो अगर हैं, और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो अगर उसमें प्रेजेंट है तो। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने एज ए वर्ड रूट लेनी है। अब अगर आपने वर्ड रूट आपने निकाल ली तो आप उसको नॉमेनक्लेचर में डेजिग्नेट कैसे करेंगे, नाम क्या देंगे। तो देखिए, अगर आपकी 1 कार्बन चेन है तो आप उसे कहेंगे मिथ, अगर 2 हैं तो आप क्या कह देंगे, इथ, अगर 3 हैं तो आप क्या कह देंगे, प्रॉप, अगर 4 हैं तो आप क्या कह देंगे, बट, अगर 5 हैं तो आप क्या कह देंगे, पेंट, अगर 6 हैं तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे हेक्स, अगर 7 है तो आप क्या कह देंगे, हेप्ट, अगर 8 है तो आप क्या कह देंगे, ऑक्ट, अगर 9 है तो आप क्या कह देंगे, नॉन, अगर 10 है तो आप क्या कह देंगे, सिंपल, डेक, अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डू डेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 को क्या कहेंगे, 14 को क्या कहेंगे, 14 को हम कहेंगे क्वाडेक, 15 को पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक, 17 को हेप्टाडेक। ठीक है, इसी तरह से आपका जो C20 है उसे क्या कहेंगे, आइकोसेन, C30 को क्या कहेंगे, ट्रायाकॉन्टेन। बट जनरली हमें नॉमेनक्लेचर में 12-13 से ज्यादा कार्बन एटम बढ़े की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कह सकते हैं। तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन निकालनी होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो और मल्टीपल बॉन्ड्स भी आपके प्रेजेंट हो। अब हम दूसरी बात करेंगे सफिक्स की, कि सफिक्स क्या होता है। ठीक है, वर्ड रूट आपको समझा दिया मैंने, अब हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, कि सफिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था सफिक्स जो है वो 2 तरह का होता है, प्राइमरी एट सेकेंडरी। तो प्राइमरी बेटा जी किसको इंडिकेट करता है,
प्राइमरी आपको इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। मीन्स अगर आपका चेन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि ये एल्केन है। अगर आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं एल्कीन है। अगर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, ये आइन है, एल्काइन है, ठीक है। अगर आपके दो डबल बॉन्ड एक मॉइटी में प्रेजेंट हैं तो आप उसे कह देते हैं कि ये डाइन है। अगर आपके दो ट्रिपल बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो आप उसे डाई एल्काइन यानी कि डाइन कह देते हैं, ठीक है। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके कार्बन चेन में प्रेजेंट होने वाले प्राइमरी सफिक्स हैं। सपोज कर लीजिए हम डिस्कस करते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इसको आप कहते हैं C2H6 या आप कह सकते हैं CH3CH3। तो आपका ये क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, तो आप इसे क्या कहते हैं, आप इसे कहते हैं इथेन, ठीक है। अब अगर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप इसे क्या कहते हैं, इथीन। और अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आप इसे क्या कहते हैं, इथाइन। तो ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन और ये हो गया एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। तो जो आपने इसके अंदर वर्ड रूट देखी, आपने देखा वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम है, 2। तो आपने क्या वर्ड यूज किया, इथ। और वैसे ये क्या है, एल्केन, तो आपने क्या एब्रीविएशन यूज की, एल्केन। अब आपने इसमें वर्ड रूट क्या यूज की, इथ, परंतु यहां क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो आपने क्या नोटेशन यूज की, इथीन। अब ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, वर्ड रूट आपने इथ ली, परंतु इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आपने इसको क्या रिप्रेजेंट किया, इथाइन, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को आप जरा ब्यूटाडाइन से देखिए। ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH3। कार्बन वैलेंसी देख लीजिए पूरी है सबकी। तो आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको नोटेशन कर देते हैं, आप इसको क्या कह देते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो अगर 2 डबल बॉन्ड्स आए तो आपने उसको क्या कह दिया, डाइन, ठीक है। और अगर यहीं पे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं, तो आप इसे क्या कहेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आपने क्या नोटेशन यूज की, आपने ये नोटेशन यूज की। तो ये सभी आपकी क्या हैं, ये सभी आपकी प्राइमरी सफिक्स हैं। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, 2 डबल बॉन्ड डाइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड DIYNE डाइन। तो आप इनको इस तरीके से यूज करते हैं। अब ये तो बात हो गई प्राइमरी सफिक्स की। अब हम स्टडी करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स आपका बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल स्टडी करा रही हूँ, बाकी हम लेटर ऑन जैसे जैसे ग्रुप उठाते जाएंगे उस तरह से डिस्कस करते जाएंगे। जैसे अगर किसी में OH प्रेजेंट है तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है OL, ऑल। अगर CHO है तो हम कहते हैं कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है अल। अगर आपका कीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो ये क्या है, ये एक कीटोन है और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ओन। अगर आपका COOH लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ओइक एसिड। ये जनरली वो हैं जो मैंने आपने 10th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैंने इसका अभी डिटेल नहीं लिया है। बाकी आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैं आगे क्लियर करती जाऊंगी। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ एक आपको एप्लीकेशन दिखा रही हूँ इथेनॉल का, CH3CH2OH।
अब वर्ड रूट कितने की बन गई, 1 2, तो ये क्या हो गया, ईथ। अब यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एन, और यहां फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, OH, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इथेनॉल। इथ वर्ड रूट, एन आपका प्राइमरी सफिक्स, ऑल आपका सेकेंडरी सफिक्स, दिस इज वर्ड रूट, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया इथेनॉल। तो आई थिंक आपको प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रीफिक्स क्या होती है। अब हम लोगों ने स्टडी करना है प्रीफिक्स क्या होती है। प्रीफिक्स होती है वर्ड रूट से पहले लगने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये भी आपकी होती है प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में आप लोग यूज करते हैं या तो साइक्लो वर्ड, और अगर 2 चेन है, 2 साइक्लिक हैं तो बाईसाइक्लो, या आपके स्पाइरो कंपाउंड्स। तो साइक्लिक जैसे कि आपका ये साइक्लोप्रोपेन है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको लिखते हैं कि ये साइक्लो, वर्ड रूट प्रॉप, कोई डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, एन। तो ये साइक्लो आपका क्या है, ये साइक्लो आपकी प्राइमरी प्रीफिक्स है, और ये प्रॉप क्या है, ये वर्ड रूट है, और ये एन क्या है, ये आपका जो है ये है आपकी प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है और प्राइमरी सफिक्स है, जिससे आप इस स्ट्रक्चर को डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब ये वर्ड क्या होता है और ये वर्ड क्या होता है, इनके अंदर फर्क क्या होता है। बाईसाइक्लो आपका क्या है, जैसे आपकी ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैंने आपको ये एक ब्यूटेन की रिंग जो है वो ब्यूटाइल ग्रुप जो है एक तरह से ऐड कर दिया है। तो यहां पर अगर आपकी 2 कार्बन से लिंकेज होती है तो आप इसको बाईसाइक्लो कहते हैं, परंतु अगर इसके अंदर ही कोई रिंग आपकी ऐसे अटैच है जिसका 1 कार्बन से है तो आप इसे स्पाइरो कहते हैं। ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया, और ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका स्पाइरो कंपाउंड है। इसका नॉमेनक्लेचर हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमने जो आज लास्ट स्टडी करना है वो करनी है सेकेंडरी प्रीफिक्स, की सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स बेसिकली वो ग्रुप्स हैं जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह से आपकी जो चेन है, वर्ड रूट है, उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा हैलोजन ग्रुप, जिसको हम कहते हैं हेलो। हेलो में आपके हैलोजेंस में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब आपका फ्लोरीन लगा हुआ हो तो आप उसको कहते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को आप कहते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को आप कहते हैं ब्रोमो, आयोडीन को आप कहते हैं आयोडो। दूसरा आपका जो ग्रुप है वो है एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप में आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके पास OCH3 हो सकता है, जिसको आप OMe के नाम से भी पढ़ते हैं, इसको आप कहते हैं मिथॉक्सी। दूसरा आपका हो सकता है C2H5, जिसको आप OET भी पढ़ते हैं, इसको आप कहते हैं इथॉक्सी। तीसरा आपका हो सकता है O6H5 या OPH, इसको आप कहते हैं फिनॉक्सी, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी जो चीज हो सकती है वो हो सकता है कोई अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप पता है ना कैसे बनते हैं, जैसे मीथेन है, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो ये क्या है, ये है आपका मिथाइल ग्रुप। इसको आपको Me से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। C2H5 ये है आपका इथाइल ग्रुप, जो आपका ET से भी रिप्रेजेंटेशन आपको ग्रुप में मिल सकती है कहीं पर देखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ग्रुप्स हैं वो हैं NO2, जिसको आप कहते हैं नाइट्रो, ठीक है। एक ग्रुप होता है NO, जिसको आप कहते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। एक होता है आपका एजो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं N डबल बॉन्ड N, तो ये है आपका डाई एजो ग्रुप, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से आता है।
इसके अलावा एक सब्स्टिट्यूएंट और है जो आपको पता होना चाहिए, एन और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो एन और आइसोप्रोपाइल की अगर हम बात करें तो आपकी प्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 CH2 CH3। प्रोपाइल कब बनेगा, एन प्रोपाइल, जब आपकी लिंकेज यहां से होगी तो आप इसे कहेंगे कि ये एन प्रोपाइल है। ठीक है, जब आपका स्ट्रेट चेन है तो ये हो गया एन प्रोपाइल। अब आपका यही कंपाउंड देखिए, आपका है ऐसे ऐसे ऐसे, और आपकी लिंकेज जो है वो यहां से है, चेन के ऊपर ये यहां से अटैच है, इसमें ये चेन के ऊपर यहां से अटैच था, इसमें चेन के ऊपर ये यहां से अटैच है। तो जब आपकी कार्बन एटम सेकेंड से अटैचमेंट होती है तो आप उसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि एन कब होगा और आइसो कब होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक से ग्रुप्स थे जो मैंने आपको बताए कि ये आप इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तक जितना हमने कर लिया है उसके हिसाब से उससे यूज से हम एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल कर देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो किस किस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि आपने जो सीखा प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इनको आपने यूज कैसे करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड स्टडी दिस। सपोज जो आपका कंपाउंड है वो आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या हो सकती है। तो चलिए पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे आपका कार्बन, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, यहाँ पर आपका CH2, ये फिर CH2, COH, CH2, CH2, ऐसे। अब देखिए क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं है। 1 2 3, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? 1 2 3 4। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है? नहीं है पूरी, तो यहाँ पर H लगा दीजिए। इस तरीके से आपने पूरे स्ट्रक्चर को चेक कर लिया। अब आप देखिए लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन क्या क्या हो सकती है। अगर आप यहां से इसको काउंट करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? आप ब्रोमीन देख सकते हैं और OH देख सकते हैं कि किसको लें। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ब्रोमीन जो है वो तो सब्स्टिट्यूएंट है, पर OH जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसको क्या मिनिमम नंबर देंगे और इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 6। यानी कि आपके पास जो वर्ड रूट आई वो कितने कार्बन एटम की आ गई? 6। 6 को आप क्या बोलते हैं? हेक्स, है ना। 6 को क्या बोला था आपने? हेक्स। तो आपने वर्ड रूट क्या लिख दी? हेक्स। अब आपके पास क्या क्या चीजें थी? आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आपने ढूंढनी है, आपने प्राइमरी प्रीफिक्स आपने ढूंढनी है, आपने वर्ड रूट ढूंढना है, उसके बाद आपने क्या ढूंढना है? आपने प्राइमरी सफिक्स ढूंढनी है, और आपने क्या ढूंढना है? सेकेंडरी सफिक्स ढूंढनी है। अब आप इसमें देखिए वर्ड रूट आपने निकाल दी हेक्स। अब आप सोचिए कि क्या इसके अंदर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है? क्या ये साइक्लिक, एसाइक्लिक है, कैसी है? ये साइक्लिक है, तो यहां वर्ड ऐड कर दीजिए साइक्लो। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देखिए, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, इस पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 4th पोजीशन पर आपका ब्रोमो लगा हुआ है, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, अब प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढिए। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहां पर कोई डबल बॉन्ड आपको नजर नहीं आता, तो आप क्या लिख देंगे? एन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या था? आपका फंक्शनल ग्रुप, जो यहां पर क्या है? अल्कोहल है, तो आप क्या लिख देंगे?
1 पोजीशन पर ऑल। ठीक है, तो अब आप इसको रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर इसको कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम जो है इसका, आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल। हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, यहां पर आप हाइफन हटा भी सकते हैं, और अगर आपका इन हो या आइन हो तो आप पोजीशन मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर एल्केन है इसलिए आप इसको डायरेक्टली हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। और अगर 1 पोजीशन पे ही है तो आप इसको 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल भी लिख सकते हैं, जहाँ पर अपने आप डिपिक्ट होगा कि जो ऑल है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो अभी मैंने ये रूल्स कुछ इसमें आपको समझाए हैं, इनको डिटेल में रूल वाइज स्टडी करेंगे कि आप इनको किस तरह से नंबरिंग करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। टिल देन आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप अगले लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।